हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज हम सभी लोग पहुंच चुके हैं जेनेटिक बायो क्लासेस में और आज आप सभी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 का, जिनका एग्जाम 2023 में होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को आपके अच्छे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से जमकर तैयारी कीजिए। अपनी क्लास में पर डे अभी से लगभग 30-35 दिन जो भी टाइम बचे हुए हम लोग के पास, पर डे जो है हम लोग का टेस्ट सीरीज चलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होंगे, जिनमें मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके दूंगा और सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और पर डे का वीडियो शेयर करें, ताकि उनका तैयारी अच्छा से हो सके और वो अच्छे मार्क्स गेन कर सके। ठीक है, तो समय ना गंवाते हुए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट सीरीज का। तो अभी सबसे पहले हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चन नीचे में दिखा दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने घर में, या टोटल सेट का भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मीडियम में मैंने लिख रखा, बाइलिंगुअल है ये, इसलिए ये बहुत बेनिफिट देने वाला आप लोगों को। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सभी को मालूम होना चाहिए। इसका आंसर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, तो बी में टिक आउट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड, मतलब कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप सभी जानते हैं अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जान लेंगे। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं, ओवम बनने के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, सी में टिक आउट कर लीजिए। अंडजनन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में oogenesis कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही है, टिक आउट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहेंगे बीच बीच में, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर कर देंगे। तो जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ 8 to 16 सेल्स इन एम्ब्रायो इज कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन है जाइगोट, एम्ब्रायो, ब्लास्टुला, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूं। जब भ्रूण में 8 से 16 कोशिका बनती है तो कहलाती है युग्मनज, भ्रूण, ब्लास्टुला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु आपस में जब मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, निषेचित होते हैं, तो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है एक सेल जाइगोट का, और वो एक सेल जाइगोट टूट के 2 से 4, 8, 16, 32 ऐसे कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं। तो कहा जाता है कि वही एक सेल जो जाइगोट था वो जब डिवाइड होता है 8 से 16 सेल में, 8 to 16 सेल में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आंसर जान लीजिए। इसका आंसर होगा सी, ब्लास्टुला होगा इसका आंसर। सी में ऑप्शन कर लेंगे, ब्लास्टुला सी में इसका आंसर लिख लेंगे, टिक आउट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग के पास चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाता है। देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट, है ना। अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन देखा क्या कि एक सेल जाइगोट से 2, 4, 8 बनता है, उसे ब्लास्टुला कहते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब ब्लास्टुला बनता है, जब ब्लास्टुला बन रहा होता है एक सेल जाइगोट से 2, 4, 8, 16 सेल बन रहा होता है, तो उस समय उसके प्रक्रिया को, उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब कि ब्लास्टुला बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने हिंदी में लिखा था, युग्मनज के एक कोशिका से बहुकोशिकीय ब्लास्टुला का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, अंडजनन कहते हैं, विदलन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमें मालूम होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप सबको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर होगा सी, सी, क्लेवेज, विदलन। तो विदलन एक ऐसी प्रक्रिया है, क्लेवेज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि एक से जो जाइगोट होता है वो टूट के 2, 4, 8, 16 कंटिन्यू डिवाइड होते रहता है, विभाजित होते रहता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग विदलन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्लेवेज कहते हैं। क्लेवेज का मतलब ही होता है टूटना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द यूटेराइन वॉल। ठीक है, ऑप्शन में बताता हूं, गैमेटोजेनेसिस, इम्प्लांटेशन, इंसेमिनेशन, बोथ ए एंड बी। हिंदी में मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ब्लास्टुला को गर्भाशय की दीवार से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन इसके युग्मक जनन, अंतरोपण, वीर्यसेचन, दोनों ए और बी। तो याद रखेंगे यहाँ पे, जब ब्लास्टुला
पूर्ण रूपेण बन जाता है, कंप्लीट रूप से ब्लास्टुला बन जाता है, मतलब एक सेल जो जाइगोट था वो डिवाइड होके कई सारे सेल वाला ब्लास्टुला बन जाता है, तो वो आके जुड़ने लगता है कहाँ पे, गर्भाशय भित्ति में, मतलब यूटेरस के वॉल में। यूटेरस में जो अंदर की वॉल होती है, अंदर की तरफ जो वॉल होती है, अंदर की तरफ जो भित्ति होती है, उससे जाके अटैचमेंट होता है किसका, ब्लास्टुला का। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। जी हाँ, ऑप्शन इसका सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, अंतरोपण जिसको कहते हैं, अंतरोपण इम्प्लांटेशन इसका सही आंसर होगा। आप लोग नंबर 5 में बी ऑप्शन सही कर लीजिए। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नरिशमेंट है ना, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाय, ऑप्शन में पढ़ देता हूं, इंटरस्टाइटल सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देता हूं, विकासशील शुक्राणु को पोषण प्रदान किया जाता है, अंतरालीय कोशिका, शुक्राणुजन, शुक्राणु कोशिका, सर्टोली कोशिका। कहा जाता है कि जब स्पर्म डेवलप हो रहा होता है, स्पर्म बनते समय जब स्पर्म डेवलप हो रहा था, विकसित हो रहा होता है, उस समय कौन सी कोशिका उसे पोषण प्रदान करती है, उस समय कौन सी कोशिका उसे पोषण प्रदान करती है। तो नंबर 1 में इसका ऑप्शन है इंटरस्टेटल सेल, स्पर्मेटोगोनिया नंबर 2 में, नंबर 3 में स्पर्मेटोसाइट और नंबर 4 में सर्टोली सेल। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर आपका होने जा रहा है सर्टोली सेल, नंबर डी। जी, नंबर डी इसका सही आंसर होगा, डी में टिक आउट कर लेंगे। सर्टोली कोशिका वो कोशिका है, वो सेल है सर्टोली सेल, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण देता है ताकि वो डेवलप कर सके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्रिप्टोचिटिज्म इज अ कंडीशन इन विच टेस्टिस आर, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं, सर्जिकली रिमूव्ड, नॉट डेवलप्ड इन फीटस, unable to produce a sperm, unable to descend in scrotum। ठीक है, 7 नंबर का हिंदी में मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्रिप्टोचिटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें विरसन होते हैं, शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया गया, भ्रूण में विकसित नहीं हुआ, शुक्राणु पैदा करने में असमर्थ, अंडकोश में उतरने में असमर्थ। सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी भेजिए इसका आंसर। जी, सीधा बात है, क्रिप्टोचिटिज्म किसे कहते हैं, क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है हिडन, हिडन है ना, जब टेस्टिस आपका छिपा हुआ हो कहीं पे, है ना, बन चुका है टेस्टिस लेकिन टेस्टिस कहीं छिपा हुआ हो, वो एस्क्रोटम में नहीं आया हुआ हो। एस्क्रोटम समझते हैं ना, जो थैली होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर टेस्टिस नहीं आता है, ऊपर ही कहीं छिपा हुआ रहता है ना, इग्नियल कैनाल में जो ऊपर में नली होती है उसी में छिपी हुई रहती है, वो टेस्टिस में नहीं, एस्क्रोटम में नहीं आ पाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोचिटिज्म कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनेबल टू डिसेंड इन स्क्रोटम, मतलब इसका ये अंडकोश में उतरने में असमर्थ होता है, ये नहीं आ पाता है, किसी कारणवश नहीं आ पाता है ना, इन्फेक्शन वगैरह होने की वजह से या अविकसित होने की वजह से, अनडेवलप होने की वजह से ये नहीं आ पाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आप लोग डी में टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे, कहता है इन मैन बाय विच कोड टेस्टिस आर पोस्टेरियरली कनेक्टेड टू द स्क्रोटल सेक। ऑप्शन है गुबेर्नाकुलम, लिगामेंट, स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हिंदी में क्वेश्चन है, मनुष्य में विरसन कोष की थैली से किस रज्जु से जुड़े रहते हैं, कोष की थैली से किस रज्जु से जुड़े रहते हैं। इसके ऑप्शन है यहाँ पे गुबेर्नाकुलम, लिगामेंट, शुक्राणु कॉर्ड और स्पर्मेटोगोनिया। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे, सही आंसर आपको यहाँ कहा जा रहा है क्या, कि मान लीजिए कि ये आपका एक स्क्रोटल सेक है, ठीक है, अंडकोश की थैली है और इसमें टेस्टिस है। अब ये टेस्टिस जो है इस स्क्रोटल सेक से क्या चीज से जुड़ी होगी, क्या चीज से जुड़ी होगी, कुछ ना कुछ चाहिए जुड़े होने के लिए, तो कहता है ये इससे जुड़ी होगी, एक कोड से जुड़ी होगी, जिस कोड को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए, गुबेर्नाकुलम कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, गुबेर्नाकुलम। जी हाँ, गुबेर्नाकुलम कहते हैं, नीचे में गुबेर्नाकुलम जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, टिक आउट कर लीजिए, गुबेर्नाकुलम हिंदी मीडियम वाले टिक आउट कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, कहता है हु इज द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। जी हाँ, इस पे मैंने 2-3 बातें लिख रखी है, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर आगे बताता हूं। देखिए, कहता हु इज द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, हिप्पोकैरेट्स, पेंडर, अरिस्टोटल, स्पेमेन। ठीक है, हिंदी में भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है, हिप्पोकैरेट्स, पेंडर, अरिस्टो, स्पेमेन। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है, क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको कि जो इसके सही आंसर होंगे वो है बी, पेंडर। पेंडर इसके सही आंसर है कि फादर ऑफ जो एम्ब्रियोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर यही सही होगा, पेंडर सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन टेक आउट कर लेंगे। लेकिन मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रखी है जो आप लोग के लिए मैं ले आया हूं। जी हाँ,
सबसे पहली बात बता दें आपको, एम्ब्रायोलॉजी के फादर पेंडर नहीं है, पेंडर रियल में उसके फाउंडर हैं। एम्ब्रायोलॉजी की खोज की, मतलब कि एम्ब्रायोलॉजी के बारे में डिटेल से स्टडी नहीं किया था, उसका फाउंडर, उनके बारे में बताया गया था, ठीक है। इसके जो मेन एम्ब्रायोलॉजी के जो मेन फादर है, वो है कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, समझ में आ रही बात है। ये साइंटिस्ट का नाम थोड़ा लंबा है, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर नाम है साइंटिस्ट का। इन्होंने ही है ना एम्ब्रायोलॉजी का खोज किया था, मतलब इसका डिटेल स्टडी करके बताया था ये क्या होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर यही होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे हो तो आंसर यही होगा। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन अगर इसका आ रहा हो कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर का, तो आप उसमें टिक आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज मैं आपको यहीं पे बता दूं कि जो इंडिया में एम्ब्रायोलॉजी के फादर हैं, जो इंडिया में जिन्होंने एम्ब्रायोलॉजी के, जिसे इंडियन एम्ब्रायोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, उनका नाम है पंचानंद महेश्वरी। जी हाँ, पंचानंद महेश्वरी हमारे इंडिया के वो साइंटिस्ट हैं जिन्हें फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है इंडिया के, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था ना कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, कि सेल के फादर कौन है, तो आप लोगों ने बताया था रॉबर्ट हुक बताया था। जी हाँ, अगर आपसे कोई पूछ दे कि इंडिया में सेल के फादर कौन है, कोशिका का खोज इंडिया में किसने किया था, तो अरुण कुमार शर्मा उसका नाम है। उसको एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हम लोग को बचा हुआ है, इन मेन वास्ट डिफरेंस इमर्ज फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्वाड्रिपिटेडिमिस, कैपुटिपिटेडिमिस, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और ग्लोमस मेजर। इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ता हूं। मनुष्य में वास्ट डिफरेंस से निकलता है क्वाड्रिपिटेडिमिस, कैपुटिपिटेडिमिस, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ग्लोमस मेजर, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, आपको मैंने बता दिया था एपिडाइडिमिस। ये मान लो टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस से क्या निकल रहा है, एपिडाइडिमिस निकला, ठीक है। क्या निकला, एपिडाइडिमिस निकला। एपिडाइडिमिस के बाद क्या निकलता है, वास्ट डिफरेंस। एपिडाइडिमिस के बाद क्या निकलता है, वास्ट डिफरेंस। अब सवाल आता है कि एपिडाइडिमिस के बाद निकलता है वास्ट डिफरेंस, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो वास्ट डिफरेंस है किस चीज से जुड़ा रहता है। आप कहेंगे एपिडाइडिमिस से, तो भैया एपिडाइडिमिस के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कैपुटिपिडाइडिमिस जो सबसे पहला होता है, फिर होता है कॉर्पोरा एपिडाइडिमिस, ठीक है, कॉर्पस एपिडाइडिमिस, और उसके बाद होता है क्वाडा एपिडाइडिमिस, ठीक है। क्वाडा सबसे लास्ट में क्वाडा होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये जो वास्ट डिफरेंस है किससे जुड़ा रहता है, आप एपिडाइडिमिस नहीं कहेंगे, कहेंगे क्वाडा एपिडाइडिमिस से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, क्वाडा। तो याद रखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, क्वाडा एपिडाइडिमिस, ठीक है। क्वाडा एपिडाइडिमिस हो जाएगा इसका आंसर, तो ए नंबर चेक आउट कर लेंगे, समझे। चलिए हम लोग का यहाँ ऑब्जेक्टिव हो जाता है खत्म। अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। कुछ इसके बारे में बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। वैसे इसका आंसर मेरे पीडीएफ फॉर्म में इसी चैनल के, अभी इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसी में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको अपलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। मैं फिलहाल क्वेश्चन को समझा देता हूं आंसर के साथ, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जो भी है यहाँ पे आपको आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। कहता क्या है, इन मैन टेस्टिस इज लाइज आउटसाइड एब्डोमेन, व्हाई। पुरुषों में अंडकोश उदर के बाहर होता है, क्यों। आपको मालूम होना चाहिए कि जो टेस्टिस होता है वो मेल में, मतलब पुरुषों में क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है, स्क्रोटम में होता है। क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, पेट के बाहर या पेट वाले हिस्से के बाहर होता है, नीचे होता है, क्यों, है ना। इसलिए होता है ताकि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा डिफरेंट हो सके, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेस्टिस का भी टेम्परेचर बॉडी के अंदर ही अगर रहेगा तो सेम टेम्परेचर उसका भी हो जाएगा, टेस्टिस का भी वही टेम्परेचर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, स्पर्म या तो बहुत ज्यादा बनेगा या तो नहीं बनेगा, है ना। टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ने, टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ने लगता है। इसी वजह से जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर होता है, ताकि बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम हो सके, बुझे। ये वजह होती है उसके बाहर रहने की, ताकि स्पर्म सही तरीके से बन सके। अब यहां पे देखते हैं, कहता 2 नंबर क्वेश्चन की ड्रॉ ऑल नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। मानव शुक्राणु का एक स्वच्छ तथा नामांकित चित्र बनाए। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक स्पर्म का चित्र बनाइए, फिगर बनाइए और उसका नाम लिखिए। मतलब कि एक स्पर्म का जो शुक्राणु का अच्छा से ड्राइंग बनाइए, हर एक पार्ट का नाम लिखिए, हेड लिखिए, नेक लिखिए, मिडिल पीस लिखिए, टेल लिखिए, हेड के ऊपर एक्रोसोम बनाइए, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम भर दीजिए, स्पर्म लाइसिन, और बीच में जो हेड वाला पार्ट है उसको न्यूक्लियस बना दीजिए, सेंट्रोसोम बना दीजिए। तो इसी प्रकार से चीजें बना दीजिए, आपको आ जाएगा। वैसे आप चित्र देख ही लेंगे अभी, ठीक है।
चलिए नंबर 3 का क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ लेवल डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव नर जनन तंत्र का निम्नलिखित आरेखीय दृश्य बनाइए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है इसमें क्या कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप एनसीईआरटी बुक पलट लेंगे उसमें देख लेंगे, आपको वहां दिया हुआ होगा। ठीक है, किसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो दिया होगा, आप वहां से एक बार देख के उसको बना लेंगे, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो बना लेंगे, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा है ना पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। कहता राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में अंतर लिखिए। देखिए ये दोनों प्रोसेस स्पर्म बनने में ही लागू होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म बनने में ही लागू होते हैं, शुक्राणु बनने में ही लागू होते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहते हैं, शुरू से लेकर अंतिम तक की जितनी प्रोसेस होती है, मतलब कि मेल जर्म सेल से लेके नर जर्म कोशिका से लेके लास्ट के शुक्राणु बनने तक, मेल जर्म सेल से लेकर लास्ट का स्पर्म बनने तक की जितनी सारी प्रक्रियाएं होती है उसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है वो क्या होता है कि एक स्टेप आता है जब नर जर्म कोशिका मतलब मेल जर्म सेल डेवलप करते 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 आगे एक स्टेज आता है जब वो बनता है स्पर्मेटिड। क्या बनता है, स्पर्मेटिड, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शुक्राणु परशु। ठीक है, तो ये जब मेल जर्म सेल स्पर्मेटिड बनता है, ठीक है वहां तक ठीक है, स्पर्मेटिड से लेके स्पर्म बनने तक की प्रक्रिया को, शुक्राणु परशु से लेके शुक्राणु बनने तक की प्रक्रिया को, वहां से यहां तक प्रक्रिया, बस उस थोड़ी देर की प्रक्रिया को हम लोग प्रोसेस क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस और थोड़ी दूर के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। केस क्लियर, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है इफ एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्म इज डैमेज्ड देन व्हिच प्रोसेस विल बी अफेक्टेड एंड हाउ। ठीक है, यदि शुक्राणु का एक्रोसोम क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी और कैसे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कहता है अगर एक स्पर्म है, मैंने अभी जस्ट बताया स्पर्म शुक्राणु मान लीजिए, इसके ऊपर में एक टोपी नुमा रचना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। अब इस एक्रोसोम के अंदर भरा होता है स्पर्मलाइसिन नाम का एंजाइम। यह एंजाइम क्या करता है कि अंडाणु मतलब ओवम के लेयर को छेद करता, पेनिट्रेट करता है, तब वो छेद होता ओवम में और तब जाके जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, वो ओवम में चला जाता और फ्यूज कर जाता, तब जाके जाइगोट बनता। ठीक है, अब दिमाग लगाइए आप, अगर स्पर्म के ऊपर हेड पे, माथे पे उसका एक्रोसोम नहीं होगा तो आप बताइए उस ओवम को छेद करने वाला एंजाइम कहां नहीं है, वो एंजाइम कहां रहता है, एक्रोसोम में ही रहता। और एक्रोसोम ही नहीं है, जब एक्रोसोम ही नहीं है तो ओवम को कौन छेद करेगा, ओवम में छेद करने वाला रहा नहीं, तो ओवम में जब छेद नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ वाली बात नहीं, इसीलिए यही चीज होगा वहां पे। ठीक है, ये फैक्ट होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद देयर नेम। पुरुष जनन तंत्र की ग्रंथि को उसके नाम सहित समझाइए। सबसे इंपोर्टेंट वाली बात, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने एक डाल रखा है। इसमें क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने ग्लैंड आते हैं, जितनी ग्रंथियां आती है, उन सारी ग्रंथियों का नाम लिखना है और एक एक ग्रंथि का काम लिखना है, उसका क्या क्या काम है। सबसे पहले बात बता दो आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड होते हैं। 3 ग्लैंड में से जो सबसे पहला ग्लैंड है, सबसे पहला ग्लैंड उसका नाम है सेमिनल वेसिकल, नंबर 2 में है प्रोस्टेट ग्लैंड और नंबर 3 में है आपका बल्बूथरल ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, सेमिनल वेसिकल, नंबर 2 में है प्रोस्टेट ग्लैंड और नंबर 3 में है बल्बूथरल ग्लैंड। जी हाँ, बल्बूथरल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। बल्बूथरल ग्लैंड को क्या कहा जाता है, कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये तीनों ग्लैंड मिलके सेमिनल प्लाज्मा निकालता है, जिसके अंदर कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के हार्मोन भी पाए जाते हैं, जो कि वेजिना में जाते समय वेजिना के पार्ट में जो एसिडिक एरिया रहता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, ताकि वो आगे चल के है ना रास्ता क्लियर हो सके और स्पून सही से पहुंच सके। तो इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है, आप लोग वहां से लिख सकते हैं नोट से, फिलहाल मैंने बता दिया। और आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का ये टेस्ट होगा। ठीक है, जो कि पर डे चलेगा, आप लोग पर डे क्लास अटेंड करेंगे। हो सकता है कि 2-2 टेस्ट चले दिन में, एक मॉर्निंग टाइम में और एक इवनिंग टाइम में। ठीक है, ये तो मैं पहला रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं लाइव वीडियो भी डालूंगा। ठीक है, मैंने चैप्टर 1 के लगभग 3 टेस्ट डाल रखे हैं और चैप्टर 2 के मैंने 4 टेस्ट डाल रखे हैं, 7 टेस्ट मैंने उधर डाल रखे हैं, उसको भी आप लोग देख लेंगे, वहां से आपको कवर हो जाएगा। और ये आज चैप्टर 3 का पहला टेस्ट मैंने डाला है। इसी तरह करते करते कुल मिला के लगभग 50 से 60 टेस्ट आपको लगभग देने हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है 50 से 60 टेस्ट देने के बाद आपका 90+ कोई नहीं काट सकता। कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, थैंक यू।